हेलो। नमस्कार मित्रों, एएनए परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अमन गुप्ता फिजिक्स क्लास के साथ आप सभी लोगों को एक विशेष ऊर्जा के साथ पढ़ाने के लिए पूर्ण तैयार हूँ। हमने दर्पण के बारे में बात की थी। दर्पण में कई सारी परिकल्पनाओं के बारे में हमने बात की थी। ध्रुव के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में, फोकस तल के बारे में, इन पर कई सारी बातों को हमने एक विशेष प्रकार से समझा था। दोस्तों, अब एक बार फिर से हम पुनः इन चीजों को रिवाइज करते हैं ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से कंठित हो जाएं। आइए, हमने बात की थी पहला दर्पण क्या होता है। तो आप में से किसी ने उत्तर दिया था कि दर्पण वह परावर्तक पृष्ठ होता है जिससे हम परावर्तन के गुणों का अध्ययन करते हैं, या जिससे हम प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश के परावर्तन गुण का अध्ययन करते हैं। अब हमने पूछा था दर्पण में कौन कौन से भाग होते हैं। तो फिर हम दर्पण के भागों के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम जानते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, या हम 2 प्रकार के दर्पणों का अध्ययन करेंगे। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण या वक्रीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल क्या होता है? समतल होता है, अर्थात परावर्तक पृष्ठ पूरा सपाट होता है। तो ये होता था समतल दर्पण। अब फिर हमने बात की थी गोलीय दर्पण या वक्रीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण कौन सा होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक भाग कैसा हो? गोलीय हो, एक गोले की तरीके हो, ऐसा दर्पण वो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब हम बात करते थे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता था अवतल दर्पण और दूसरा होता था उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता था? अवतल अर्थात वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि इसके उभरे हुए तल पर क्या की गई है? पॉलिश की गई है, और धसे हुए तल पर पॉलिश नहीं की गई, अर्थात यही इसका परावर्तक तल है और ये कैसा है? धसा हुआ है। तो ये किस दर्पण का चित्र बना है? अवतल दर्पण का चित्र बना है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो वह दर्पण जिसका उत्तल जिसका परावर्तक तल अर्थात परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब हमने दर्पण से रिलेटेड कई सारी भागों को जाना था, या कई सारे भागों को जाना था। जैसे ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं, अर्थात ये भाग यहां से यहां तक का भाग दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस भाग से दर्पण से परावर्तन के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया दर्पण का द्वारक। दोस्तों, इसके बाद हमने बात की थी ध्रुव की, अर्थात पोल की। पोल क्या होता है? तो दर्पण के द्वारक के केंद्र पर स्थित वह बिंदु, दर्पण के द्वारक के केंद्र पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P फॉर पोल। अब हम बात करते हैं दर्पण के वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र क्या होता था? तो गोलीय दर्पण, ये एक कैसा दर्पण है? गोले की तरीके है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, अर्थात जिस गोले के केंद्र के मतलब जिस गोले का भाग होता है, ये आकृति किस तरीके? गोले की। तो ये ऐसे किसका है? गोला की तरीके। तो जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लिया हमने इस गोले को ऐसे बनाया है, ये जो दर्पण बना है, ये मान लिया इस गोले का भाग है। तो मान लो गोले का केंद्र ये है, तो इस दर्पण का वक्रता केंद्र भी यही होगा। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव
और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो गई गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गई ध्रुव। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब क्या बचा था? अब बचा था फोकस या मुख्य फोकस। तो अब ये जैसे अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के इस पहले मुख्य अक्ष को जानते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती थी। ये है दर्पण की मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव ये है और वक्रता केंद्र ये है, तो इन दोनों को मिलाकर जाने वाली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब फोकस क्या होता था? तो दोस्तों दर्पण का फोकस वह बिंदु होता है कि जब पहले हम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की बात करते हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ऐसे मान लो प्रकाश किरणें जा रही हैं, ये प्रकाश किरणें गई, अब ये परावर्तित होगी क्योंकि ये दर्पण है और ये किरणों को क्या करेगा? परावर्तित करेगा। तो ये जब परावर्तित होंगी ये जब परावर्तित होंगी तो ये एक बिंदु पर आकर मिलेंगी और इस बिंदु को ही दर्पण का फोकस कहते हैं और इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया दर्पण का फोकस। अब बात करते हैं मुख्य फोकस अवतल दर्पण का। अब होती है उत्तल दर्पण की बात। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु होता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में ये नहीं मिलती क्योंकि ये बिंदु दर्पण के पॉलिशदार सतह की ओर होता है, क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी की आधी दूरी फोकस दूरी होती है, इसलिए इस तरफ होता है, अर्थात पॉलिश की तरफ होता है, इसलिए इसको आभास किया जा सकता है, ना कि ये वास्तव में देखा जा सकता है। ये हो गई फोकस की बात। अब हम आज बात करते हैं किसकी बात? फोकस दूरी की बात करते हैं। तो दोस्तों ध्रुव से फोकस तक की दूरी या ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये हो गई दोस्तों फोकस दूरी। ये हो गई फोकस दूरी। जो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और किसकी? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब बात करते हैं फोकस तल की। फोकस तल क्या होता है दर्पण का फोकस तल? तो आइए जानते हैं दर्पण का फोकस तल क्या होता है। पहले हम दर्पण बनाते हैं, तो ये एक उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बना लिया। ये दर्पण का ध्रुव हो गया,
ये हो गया द्वारक दर्पण का, और ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया, हो गया फोकस दर्पण का, और ये हो गई पूरी वक्रता त्रिज्या। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई हैं जो तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो तल होता है वो दर्पण का फोकस तल कहलाता है। या दर्पण के फोकस के जो समांतर तल होता है ये दर्पण का फोकस तल कहलाता है। आइए जानते हैं, ये तल आपका क्या है? फोकस तल है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये हो गए हमारे दर्पण के सभी भाग जिनके बारे में हम बात कर चुके। ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, फोकस, फोकस तल। दोस्तों अब हम आज बात करते हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनना का, मतलब गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किन किन कंडीशन में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, इन पर बात करेंगे। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो हम पहले देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का। तो आइए, प्रतिबिंबों का बनना ये हो गई। तो पहली हेडिंग है, जब वस्तु अनंत पर हो। दोस्तों अर्थात वस्तु दर्पण से बहुत दूर हो और वो दूरी क्या हो? अनंत हो। तो जैसे मान लिया ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण लेंगे तो ये अवतल दर्पण है दोस्तों। ये हो गया दर्पण का द्वारक M1 और M2। ये दर्पण का ध्रुव हो गया दोस्तों, और ये हो गया वक्रता केंद्र C से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इस जो ये दूरी है C से P की, ये हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या। ये हो गया दर्पण का फोकस। अब वस्तु कहाँ है? दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित है, अर्थात वस्तु यहां कहीं है और ये वस्तु की दूरी क्या है? अनंत है। ये अनंत दूरी पर स्थित वस्तु है, और इससे निकलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण इससे निकल रही है और वो कहां जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और ये जब जाएगी, जैसे ही ये दर्पण से टकराएगी तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। ये देखो, अब एक प्रकाश किरण वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और अच्छे से दोस्तों इसको बनाते हैं हम।
ये प्रकाश किरण गई, ये प्रकाश किरण जाएगी और उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये गई और ये फिर उसी मार्ग पर वापस लौट आई। दोस्तों इस कंडीशन पर जो ये ए बी वस्तु है इसका प्रतिबिंब यहां पर बनता है, क्योंकि इन दोनों रेखाओं ने यहां पर प्रतिच्छेद किया है या आपस में मिली है, और इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर मिल रहा है। तो इसको प्रतिबिंब बिंदु कहेंगे और इसको प्रतिबिंब कहेंगे। तो मतलब अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनने पर प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आइए जानते हैं। पहली जो विशेषता होती है वो ये होती है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है ये कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। दूसरी कंडीशन होती है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तीसरी जो मुख्य कंडीशन है वो क्या है कि प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दोस्तों ये अगर इस चित्र को अगर सही से बनाया जाए तो ये प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और चौथी कंडीशन है कि वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु आकार का बनता है। अर्थात बिंदु आकार का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। बिंदु आकार मतलब एक बिंदु की तरीके प्रतिबिंब बनता है। आइए अब हम इस कंडीशन को भी देखते हैं। फिर से हम अवतल दर्पण बनाते हैं। ये इसका ध्रुव हो गया, ये द्वारक हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ये फोकस हो गया, और ये यहां पर वस्तु रख दी गई। वस्तु का नाम ए बी रख दिया गया। अब क्या हो गया, इसमें भी मुख्य अक्ष से ये समांतर एक किरण निकल के जा रही है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी वो किससे वापस आएगी, फोकस से होकर वापस आती है।
फोकस से होकर वापिस आई, और जब ये फोकस से होकर वापिस आई परावर्तन के पश्चात, अब एक किरण दूसरी फिर से निकल के जा रही है, और वो कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ये ऐसे गई है और फिर पुनः इसी मार्ग पर वापस लौट आई है। तो ये किरण गई है और फिर पुनः इसी मार्ग पर वापस आई है। जहां पर ये दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती या मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का प्रतिबिंबिक बिंदु कहा जाता है। और इस बिंदु, ये हो गया दर्पण का प्रतिबिंब, A डैश B डैश। दोस्तों अब वस्तु आगे खिसक के आई है, इसलिए प्रतिबिंब थोड़ा और आगे खिसक के आया, लेकिन बन कहां रहा है? अब भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। फिर क्या होगा? फिर दूसरी कंडीशन क्या है? देखो प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। ये वस्तु ऐसे थी, प्रतिबिंब इसका इस तरफ आया है, तो ये प्रतिबिंब उल्टा बना है। दूसरा क्या है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी कंडीशन क्या है? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन क्या है? एक तो उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, और तीसरी कंडीशन है वास्तविक बन रहा है। चौथी कंडीशन है वस्तु से छोटा बन रहा है। ये हो गई इसकी चारों कंडीशन है। तो ये हो गया यदि वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो किंतु निश्चित हो। जैसे ये दूरी है, ये निश्चित है कि इस दूरी पर है। तो आगे की जो दो टॉपिक हैं, तीन टॉपिक बचे हैं, उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।